डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्पेशली जो लेबोरेटरी में लोग काम करते हैं उनके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, उनके विषय में बताया आपको। इंट्रोडक्शन टू मेडिकल लैब एसओपीज, पर्पस ऑफ एसओपीज इन मेडिकल लेबोरेटरीज। एसओपीज का क्या पर्पस होता है ये समझ लीजिए। एंश्योर एक्यूरेट रिलायबल डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स, रिलायबल डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड स्पेसिमेन इंटीग्रिटी, पेशेंट की सेफ्टी और स्पेसिमेन की इंटीग्रिटी मेंटेन हो। कंप्लाई विद रेगुलेटरी एंड एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड्स, इसके साथ साथ जो भी रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो और एक्रीडिटेशन जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स अक्रॉस ऑल द स्टाफ मेंबर्स, और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सारे ही जितने भी स्टाफ हैं उन सब के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल और ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। नेक्स्ट इज सपोर्ट क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन हो और साथ में क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स भी एडहर करें। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर लीगल एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करें लीगल और ऑडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो अगर हम एसओपी फॉलो करते हैं तो इतने पैरामीटर्स को हम एक स्टैंडर्ड वे में प्रोसीड कर सकते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट, प्री एनालिटिकल फेज क्या होती है? पेशेंट प्रिपरेशन एंड नंबर 2 इज स्पेसिमेन कलेक्शन। पहले वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स। रेगुलरली हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि 2 आइडेंटिफायर होने चाहिए पेशेंट को असेस करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। फिर कंफर्म फास्टिंग स्टेटस वेयर रिक्वायर्ड, अगर फास्टिंग कोई पेशेंट है फास्टिंग में रख करके उसकी कोई जांच होनी है तो ये अश्योर करें कि पेशेंट जो है वो फास्टिंग है या नहीं। नेक्स्ट, रिव्यू मेडिकेशन हिस्ट्री, साथ में पहले से कुछ दवाएं चल रही थी उनका जानकारी। फिर एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट को जो प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं उसकी सही से जानकारी दें। एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट इफ नीडेड, और इसके साथ साथ पेशेंट की इन्फॉर्म कंसेंट भी जरूरी है। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उससे रिलेशन में आपको पूरी सूचना उस प्रक्रिया की बतानी होती है और प्रॉपर उसके पेशेंट के रिलेटिव से और पेशेंट से आप कंफर्म साइन कराएं। नेक्स्ट इज, अब बात आती है स्पेसिमेन कलेक्शन की। यूज एप्रोप्रिएट कलेक्शन ट्यूब्स, एप्रोप्रिएट कलेक्शन ट्यूब आप यूज करें। फिर फॉलो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कैसे ब्लड को ड्रॉ करना है वो प्रॉपर ड्रॉ करें। लेबल स्पेसिमेन्स इमीडिएटली, स्पेसिमेन जो आपने लिए उसको प्रॉपरली इमीडिएट लेबल करिए। रिकॉर्ड कलेक्शन टाइम एंड डेट, जो भी जिस टाइम पे कलेक्शन किया वो डेट और टाइम मेंशन करिए। मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, और कौन सा सैंपल किस स्टोरेज कंडीशन में जाना है लेबोरेटरी में उसको भी एश्योर करें। नेक्स्ट इज स्पेसिमेन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके लिए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन्स इन लीक प्रूफ कंटेनर्स एट प्रॉपर टेम्परेचर, जिस भी कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं वो लीक प्रूफ हो और जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो उसको मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट करें। प्रोसेस स्पेसिमेन विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स, और वो प्रोसेस जो स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट किया जाए। डॉक्यूमेंट चेन ऑफ कस्टडी फॉर फॉरेंसिक सैंपल्स, और डॉक्यूमेंट चेन ऑफ कस्टडी फॉर फॉरेंसिक सैंपल्स, जो फॉरेंसिक सैंपल्स हैं उनकी चेन मेंटेन करना जरूरी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिजेक्ट स्पेसिमेन्स दैट डू नॉट मीट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और वो स्पेसिमेन जो आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं, आपके क्राइटेरिया को सेट नहीं होते हैं और सैंपल जो आया है वो प्रॉपर नहीं है या उसमें कोई इश्यूज हैं तो आप उसको मेंशन करेंगे कि क्यों। ठीक है। फिर स्टोर स्पेसिमेन्स प्रॉपर्ली व्हाइल अवेटिंग एनालिसिस, जब आप सैंपल आ गया और आप कोई टेस्ट करने जा रहे हैं उसके बीच का जो समय है, अगर टाइम ड्यूरेशन आपका ज़्यादा है तो सैंपल को प्रॉपर्ली जिस स्टोरेज कंडीशन में रखना है उसमें रख के तब अगला कोई काम करें। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूज ब्लड सैंपल्स एट करेक्ट स्पीड एंड ड्यूरेशन। ऑब्वियसली जो हम ब्लड सैंपल सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसके लिए स्पीड और ड्यूरेशन जो स्टैंडर्ड मॉडल्स के अकॉर्डिंग है उसको फॉलो करना चाहिए। चेक फॉर हेमोलिसिस, लाइपेमिया एंड इक्टेटस। हेमोलिसिस अगर कुछ हो रही है, आरबीसी कट डाउन है या ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फैट कलेक्शन है या फैटी टिश्यूज है या फिर इक्टेटस या जॉन्डिस का कुछ इशू है, तो ये चीज़ें पहले से भी क्लिनिकली हम असेस कर लें कि इसमें क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल फेज में टेस्टिंग प्रोसीजर्स में फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल टेस्ट।
जो भी मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन है हर टेस्ट के लिए उसको फॉलो करें। परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बिफोर पेशेंट सैंपल, जब भी कोई पेशेंट का सैंपल आप टेस्ट कर रहे हैं उससे पहले अपनी डिवाइस को असेस कर लें, चेक कर लें और ये चेक कर लें कि वो स्टैंडर्ड रीडिंग्स प्रॉपर दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरीफाई इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस जरूरी है। यूज रीजेंट्स विद इन एक्सपायरेशन डेट, और जो आपके रीजेंट्स हैं आपकी जो एक्सपायरी डेट उस रीजेंट्स की है उसको उस ड्यूरेशन के अंदर ही यूज़ करें। उसका अगर एक्सपायरी डेट ओवर हो चुका है तो फिर उस रीजेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों? तो उससे रीडिंग आपकी डिफर हो सकती है। फिर डॉक्यूमेंट लॉट नंबर्स एंड एक्सपायरेशन डेट्स, जो भी आपका उसका लॉट नंबर है उसको डॉक्यूमेंट करें क्या है, और जो एक्सपायरेशन डेट है उसको भी मेंशन करें। रन कंट्रोल्स विद एवरी बैच फॉर पेशेंट सैंपल, कंट्रोल टेस्ट आप बीच में करते रहें सैंपल जब ले आया उससे पहले। फिर एड्रेस आउट ऑफ रेंज कंट्रोल वैल्यूज बिफोर रिपोर्टिंग, एड्रेस आउट ऑफ रेंज, जो आउट ऑफ रेंज कंट्रोल वैल्यूज आती हैं वो उसको एड्रेस करें, ध्यान दें उस पर और उसकी रिपोर्टिंग भी करें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, कैसे? डेली क्यूसी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एंड इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन, ठीक है। डेली क्वालिटी चेक में क्या है? रन कंट्रोल्स एट बिगिनिंग ऑफ शिफ्ट एंड विद न्यू रीजेंट लॉस, जब भी आप लैब में जाए आपकी ड्यूटी है तो पहले आप उस रन कंट्रोल टेस्ट को कर लें, तब उसके बाद ही आप अगला आप जांच लगाएं, ठीक है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, परफॉर्म शेड्यूल मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंट ऑल एक्टिविटीज, जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको टाइमली मेंटेनेंस, उसका शेड्यूल मेंटेन करें और डॉक्यूमेंट करें जितनी भी एक्टिविटीज उसके साथ होती है। साथ में प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट इन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम्स, और बाहर से भी अगर कोई क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। नहीं कि आप अपना ही चेक करते चले जा रहे हैं, आपके हिसाब से पैरामीटर्स ठीक है, लेकिन जब बाहर से कोई चेकिंग करने आता है या उस लेवल पे तो आपको पैरामीटर्स मीट आउट नहीं करते हैं और वो डिवाइस सही से वर्क अपना करने के कारण आपकी रीडिंग्स प्रिफर हो सकती है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन, वेरीफाई एक्यूरेसी, प्रिसाइजन, बिल्कुल फिक्स्ड इन पॉइंट, लिनियरिटी एंड रेफरेंस रेंजेस वैलिडेट टाइमली उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लैबोरेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड सेफ्टी, वियर लैब कोट्स, ग्लव्स एंड आई प्रोटेक्शन एट ऑल टाइम्स, ये हमेशा के लिए नियम बनाइएगा कि ये चीजें आपको अप्लाई करनी है। फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर ऑल पेशेंट स्पेसिमेंस, और एक जैसे जो प्रिकॉशंस है वो सब में लगभग मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। यूज बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स फॉर इन्फेक्शियस मटेरियल, और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स यूज करें इन्फेक्शियस मटेरियल के लिए। नेवर पिपेट बाय माउथ, कोई चीज पिपेट के थ्रू मुंह से ना लें, ठीक है। यूज मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइस यूज करें। फिर डिकंटामिनेट वर्क सरफेस बिफोर एंड आफ्टर यूज, और जिस सरफेस पे आप काम करते हैं उसको डिकंटामिनेट कर लें पहले भी और जब आप प्रोसीजर कर लें तब। फिर डिस्पोज ऑफ शार्प्स इन अप्रूव्ड पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स, तो अगर शार्प अप्रूव्ड पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स है तो उसको डिस्पोज ऑफ करें प्रॉपर्ली। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स में क्या करना है? हैंड हाइजीन और बायोहजार्ड मैनेजमेंट, दो चीजों का ध्यान रखेंगे। हैंड हाइजीन में वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट, फिर यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स बिटवीन ग्लव चेंजेस एंड अवॉइड टचिंग फेस विद ग्लव हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, बायोहजार्ड मैनेजमेंट में लेबल ऑल बायोहजार्ड्स मटेरियल प्रॉपर्ली, यूज रेड बैग्स फॉर इन्फेक्शियस मटेरियल, ये ध्यान रखिएगा, रेड बैग्स फॉर इन्फेक्शियस मटेरियल, ऑटोक्लेव कंटामिनेटेड मटेरियल्स एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपोजर्स इमीडिएटली, जो भी एक्सपोजर्स हुए हैं उनको रिपोर्ट जरूर करेंगे तुरंत। रिजल्ट रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? वेरीफाई पेशेंट डेमोग्राफिक बिफोर रिलीजिंग रिजल्ट्स, पेशेंट की डेमोग्राफी को पहले वेरीफाई कर लेंगे, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स को आप रिलीज करेंगे। रिव्यू रिजल्ट्स फॉर क्लिनिकल प्लॉसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिव्यू कर लेंगे रिजल्ट्स को, तभी उसके बाद ही और उसकी कंसिस्टेंसी को तभी आप बाहर रखेंगे, निकालेंगे। फ्लैग क्रिटिकल वैल्यूज एंड नोटिफाई क्लिनिशियंस इमीडिएटली, अगर कोई क्रिटिकल वैल्यूज है जो बहुत जरूरी है और उसमें चेंजेस हैं तो स्पेसिफिक तो क्लिनिशियंस को इमीडिएटली आप बताएंगे। फिर डॉक्यूमेंट क्रिटिकल वैल्यूज, कम्युनिकेशन विद डेट एंड टाइम, और जो भी स्पेसिफिक या कोई क्रिटिकल वैल्यू निकल के आई है उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे डेट और टाइम के साथ में। फिर इंक्लूड रेफरेंस रेंजेस ऑन ऑल रिपोर्ट,
रूल्स, जो भी रेफरेंस रेंजेस होती हैं आपने देखा होगा, नॉर्मल आप रीडिंग देते हैं उसके साथ साथ रेफरेंस रेंजेस पीछे होती है, इतने से इतने के बीच में नॉर्मल वैल्यूज होती है, इससे अबव या बिलो सिग्निफिकेंट होता है। फिर यूज स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स होती हैं आप उसको मेंशन करते हैं, ठीक है, मिलीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर, H2O, इस तरह की चीज़ें। फिर मेंटेन टर्न अराउंड टाइम स्टैंडर्ड, कितने टाइम में ये चीज़ आपकी प्रोसेस हो गई, वो चीज़ को भी आप मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल वैल्यू मैनेजमेंट। क्रिटिकल वैल्यू प्रोटोकॉल्स में इमीडिएटली नोटिफाई ऑर्डरिंग फिजिशियंस और डेजिग्नी, जो भी अगर कोई इस तरीके की चीज़ें हैं तो मेंशन करेंगे। रीड बैक क्रिटिकल वैल्यू टू कंफर्म एक्यूरेट कम्युनिकेशन, document recipients name, time and date of notification, maintain a critical value list approved by medical director। याद रखिएगा, maintain a critical value list approved by medical director, जो भी मेंशन की गई है। follow up if unable to reach clinician within 30 minutes, अगर 30 मिनट में क्लिनिशियन तक वो चीज़ें नहीं पहुंची हैं तो फिर उसको फॉलो अप करिए, दोबारा से प्रयास करिए। रीटेस्ट क्रिटिकल वैल्यूज वेल क्लिनिकली अप्रोप्रिएट, अगर कोई रीडिंग ऐसी आती है जो क्रिटिकल है और एक्यूरेट लग रही है, लेकिन तो फिर उसको रीचेक कर लीजिए, रीअश्योर कर लीजिए कि हाँ ये एक्यूरेट है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट मैनेजमेंट में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स मेंटेनेंस शेड्यूल, जिस तरीके से जिस कंपनी ने निर्माण किया उसके अनुरूप जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करिए। क्लीन एंड डीकंटामिनेशन इक्विपमेंट रेगुलरली, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको डीकंटामिनेट करिए। कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स एज पर प्रोटोकॉल्स, जो भी डिवाइसेस आपके पास है उनका कैलिब्रेशन जितने भी टाइम पे शेड्यूल है उतने पे जरूर होना चाहिए। मॉनिटर टेम्परेचर फॉर रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स, टेम्परेचर मेंटेनेंस रेफ्रिजरेटर्स का फ्रीजर्स का सही से होना चाहिए। फिर मेंटेन सर्विस एंड रिपेयर लॉग्स, इसके साथ साथ सर्विसेज और डिवाइसेस की और रिपेयर लॉग्स को भी प्रॉपर्ली पेपर पे मेंशन करके रखना है ताकि हमें पता रहे कि कब कब क्या क्या इवेंट्स हुए। नेक्स्ट इज ट्रबल शूटिंग, डॉक्यूमेंट ऑल इक्विपमेंट माल फंक्शंस, जो भी इक्विपमेंट में अगर कोई कमी हो रही है उसको नोट करके रखें। रिमूव और इन्फॉर्म करें, रिमूव फॉल्टी इक्विपमेंट फ्रॉम सर्विसेज, तो वो जो फॉल्टी इक्विपमेंट है सर्विसेज में तो अगर वो फंक्शनल नहीं तो हटाइए। लेबल इक्विपमेंट एज आउट ऑफ सर्विस, और साथ में मेंशन करिए कि दिस डिवाइस इज आउट ऑफ सर्विस, ये काम के लिए अभी नहीं है। फिर वेरीफाई इक्विपमेंट फंक्शन आफ्टर रिपेयर के बाद फिर असेस करिए कि अब वो फंक्शनल है कि नहीं है। फिर नोटिफाई सुपरवाइजर फॉर रिकरिंग इश्यूज, और अगर बार बार कोई चीज़ आ रही है तो आपके जो उसके सुपरवाइजर हैं उनको इन्फॉर्म करिए। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में CLI, CAP एंड HIPAA, OSHA and FDA, these are the compliances. This is clinical laboratory improvement amendments, that is called CLIA, that is a federal quality standards, and this is CAP, College of American Pathologists, that's the voluntary accreditation program. HIPAA is the Health Insurance Portability and Accountability Act, that is a Patient Privacy Act. OSHA is the Occupational Safety and Health Administration, that is a Workplace Safety के लिए law है, and FDA is Food and Drug Administration. Please note down this FDA, Food and Drug Administration, it's for device and region reports. ठीक है, ये regulatory compliances. Next is documentation requirements में essential records to maintain quality control records with dates, results and corrective actions. Equipment maintenance and calibration logs, reagent lot numbers and expiration date, personal training records and competency assessment, proficiency testing results and follow-up actions, incident reports and corrective actions documentation, and chain of custody forms of forensic specimens. तो ये बेसिक जो स्टैंडर्ड है पहले जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसी तरीके की चीज़ें इसमें हम लोग को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज स्टाफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। स्टाफ का कॉम्पिटेंसी असेसमेंट कैसे करेंगे? एनुअल कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशन में पहली चीज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूटीन टेस्टिंग, पेशेंट टेस्टिंग, डायरेक्ट जो पेशेंट की टेस्टिंग रूटीन टेस्टिंग होती है उससे हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, जो भी क्वालिटी कंट्रोल और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग है उसको टाइमली रिव्यू करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन ऑन प्रोसीजर्स एंड सेफ्टी, आप टाइम से अपने स्टाफ का असेसमेंट कराएंगे रिटन एग्जाम लेकर के और प्रोसीजर्स पे और सेफ्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जितने भी स्टाफ हैं उनकी
हैंडलिंग टेक्निक, स्पेसिमेन हैंडलिंग कैसे की जाती है उसका इवैल्यूएशन करके हम कर सकते हैं। फिर रिव्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यू रिपोर्टिंग प्रोसीजर, जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसे होनी है, उसका प्रोसीजर क्या होना है, उसका असेसमेंट कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू एजुकेशनल पार्टिसिपेशन के बारे में उनको कंटिन्यू इस एजुकेशनल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में मेंटेन करके रखना, ताकि उन चीज़ों से वो और नॉलेज अपग्रेड करें और उनकी जो एबिलिटी है और उनके स्किल है वो और अपग्रेड हो। लास्ट, कमिटमेंट टू क्वालिटी, adherence to SOP ensures patient safety and diagnostic accuracy। याद रखिए adherence to SOP के साथ जो जुड़ा रहता है ensures patient safety, पेशेंट की सेफ्टी और उसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी मेंटेन होती है इससे। फिर क्वालिटी टेस्टिंग सेव्स लाइफ एंड गाइड क्लिनिकल डिसीजंस। ठीक है, अगर क्वालिटी टेस्टिंग होती है तो वो जीवन की रक्षा करती है एंड गाइड्स क्लिनिकल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस, कंटिन्यूअस